फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट, उसमें रॉक्स के बारे में भी इस तरह की बातों को हमने देख रखा था। फिर हमने सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसमें सॉइल टेक्सचर पढ़ा, सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब उसी वे में हमने सॉइल वाटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉइल पोरोसिटी, सॉइल पोरोसिटी मतलब मृदा रंध्रावकाश। क्या कहेंगे देवनागरी लिपि में? मृदा रंध्रावकाश, मृदा रंध्रावकाश। अब मृदा रंध्र, पहले तो नंबर है पोरोसिटी। शब्द क्या है? पोर। अगर देखें यहां निकल रहा है पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र, सिटी का मतलब स्पेस। अपने आप में स्पेस मतलब सॉइल में, सॉइल पोरोसिटी मतलब सॉइल में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सपोज ये सॉइल पार्टिकल्स लगे हुए हैं, अपने हिसाब में पुंज के रूप में लगे हुए हैं, जो हमने बताया था क्रमबद्ध संरचना सबसे बेटर होती है। अब इनके बीच में ये जो जगह है छोटे छोटे, इनके बीच में ये छोटे छोटे थोड़े जगह पाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट, वो स्पेस होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? टोटल क्या कहते हैं उन्हें? सॉइल पोरोसिटी। तो मृदा में कणों के बीच, विभिन्न प्रकार के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को सॉइल पोरोसिटी कहते हैं या मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। इस मृदा रंध्रावकाश में ही हमारा वाटर होता है और एयर पाया जाता है। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये पोरोसिटी मतलब सॉइल के पोर दो प्रकार के हो सकते हैं। माइक्रोपोर हो सकते हैं, यही थोड़ा सुन लेंगे। माइक्रो मतलब बृहद छिद्र, सॉइल के हिसाब से। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा छिद्र ना। माइक्रोपोर मतलब बृहद छिद्र, और एक होता है माइक्रोपोर। माइक्रोपोर मतलब सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र। मैक्रोपोर और माइक्रोपोर का मतलब सूक्ष्म छिद्र। अब माइक्रोपोर किसे कहते हैं? ऐसा पोर जिसका 0.6 मिलीमीटर से बड़ा पोर हो, 0.6 मिलीमीटर से बड़ा पोर हो, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोपोर। और ऐसा पोर जिसकी साइज 0.6 मिलीमीटर से कम हो, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोपोर। वो क्या कहलाएगा? माइक्रोपोर। इस बात का ध्यान रखेंगे, 0.6 मिलीमीटर और 0.6 मिलीमीटर की एक लेस देन है और एक मोर देन है। जब मोर देन की बात करेंगे तो हम कहेंगे माइक्रोपोर, और जब माइक्रोपोर किसे कहते हैं? जब 0.6 मिलीमीटर की बात आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोपोर। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं, ये तो यहां हो गई बातें माइक्रो और माइक्रो की। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं आपको, अब यहां आ जाते हैं हम लोग मृदा रंध्रावकाश में। ये विभिन्न तो मृदा में सूक्ष्म छिद्र मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। अब मृदा रंध्रावकाश को ज्ञात कर कैसे कैसे ज्ञात करते हैं? मृदा रंध्रावकाश ज्ञात करने के कुछ फार्मूले होते हैं। तो मृदा रंध्रावकाश ज्ञात करने से पहले हम मृदा में कुछ सॉलिड पोर्शन भी तो हैं। हमने सॉइल डेंसिटी पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा कि मृदा रंध्रावकाश में वो सॉलिड पोर्शन हो, उसमें 50% सॉलिड पोर्शन लगभग सामान्य मृदा की अगर हम बात करें तो उसमें पाया जाता है। तो हम फार्मूला याद करते हैं। तो अगर कहें कि सॉइल में ठोस भाग का प्रतिशत कितना है, अगर निकालें तो सॉलिड परसेंटेज इन सॉइल अगर हम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? बल्क डेंसिटी मतलब ठोस का प्रतिशत अगर मृदा में ज्ञात करना है तो हम फार्मूला कौन सा याद करेंगे? बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व बटे पार्टिकल डेंसिटी मतलब कण घनत्व गुणे 100। इसका रखेंगे ध्यान। अगर मृदा में ठोस का प्रतिशत ज्ञात करना है तो बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व गुणे 100। इसको जरूर ध्यान रखें, तब हम रंध्रावकाश को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी, परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी
इन सॉयल, परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी इन सॉयल। मृदा में रंध्रावकाश का अगर प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है, दो फार्मूले 2-3 बताएंगे हम। 1 माइनस BD अपान PD गुणे 100, 1 माइनस BD अपान PD गुणे 100, ये फार्मूला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर पोरोसिटी ज्ञात करना है, मतलब मृदा में रंध्रावकाश अगर ज्ञात करना है तो एक फार्मूला ये है, और सॉलिड पोर्शन ज्ञात करना है तो ये है बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी गुणे 100। क्लियर होगी बातें? तो अब हम इसको हटा रहे हैं। तो एक फार्मूला आपने ये देख लिया पोरोसिटी का। हम अगर दूसरे फार्मूले की बात करें, इसके जस्ट ऊपर लिख रहे हैं, हम इसके ऊपर जस्ट लिख रहे हैं, तो इसकी अगर इसकी हम बात कर लें तो इसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी इन सॉयल। एक और देखते हैं, इसमें क्या है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉयल। सौ में से 100 माइनस, अगर हम जितना ठोस भाग होगा मृदा में से अगर उसको हम घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, पोरोसिटी का प्रतिशत निकल आएगा मृदा में पोरोसिटी का प्रतिशत अगर हम 100 में से इसको घटा देते हैं, जितना पोरोसिटी है उस मतलब जितना उसमें ठोस भाग है, अगर 100 में से उसको सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई कहा कि एक ऐसी मृदा है जिसमें 30%, जिसमें 30 ना कह लें, हम कह रहे हैं जिसमें 45% सॉलिड पोर्शन है, मतलब ठोस है, 45% ठोस है, तो उसमें पोरोसिटी का उसमें कितना प्रतिशत रंध्रावकाश होगा, तो 100 में से 45 घटा देंगे, तो 100 में से 45 अगर घटा देंगे तो निकल आएगा 55। तो हमारे पास कितना है, 55% क्या है हमारे पास, रंध्रावकाश निकल आएगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे, अगर बहुत बनाने वाला होगा तो। लेकिन अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में एक आध फार्मूला दे लेगा, पूछ लेगा। ठीक, जो मैं अभी एक चार्ट छोटा सा बना दूंगा उसको पूछने के चांस बनेंगे। क्लियर होगी बातें? अब देखेंगे, इसको हम साफ कर रहे हैं। एक फार्मूला की ओर अगर हम बात कर लें, ये दूसरा फार्मूला, अगर हम तीसरे फार्मूले की बात कर लें तो प्रतिशत ऑफ रंध्रावकाश इन सॉइल में अगर हम निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे 100 माइनस BD अपान PD गुणे 100, 100 माइनस BD अपान PD गुणे 100। BD का मतलब बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व, PD का मतलब पार्टिकल डेंसिटी मतलब कण घनत्व। ये फार्मूला ध्यान रख लेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बल्क डेंसिटी भी दिया रहेगा, पार्टिकल डेंसिटी दिया रहेगा, वो दिया रहेगा, उसको दे करके निकाल देगा, या सॉलिड पोर्शन दे रखेगा, 100 में से घटा के निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या, ये फार्मूला किसका है, सॉलिड पोर्शन। अगर हम सॉलिड को ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला है भाई, ये तो वही है, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख लेंगे। अब हम देखते हैं एक चार्ट में कि किसमें कितना कितना जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, किसमें कितना कितना प्रतिशत भाग, क्या क्या मतलब कितना प्रतिशत पोरोसिटी होती है। तो हम देखते हैं, आप बेटा थोड़ा आराम से ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी है पढ़ाई वढ़ाई करता रहना अपना। हम बात कर रहे थे कि अब कहेगा, अब सैंडी मृदा में कितना प्रतिशत, सैंडी मतलब बलवी मृदा में कितना प्रतिशत रंध्रावकाश होता है, तो 40% से कम, लेस देन 40% हो गई बात है। लूम सॉइल मतलब दोमट मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होता है, 40 से 50%। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सपोज कि कितना प्रतिशत, आपसे सपोज पूछ ले, एग्जैक्ट पूछने लगे तो आप 47% का भी ध्यान रखेंगे।
एग्जैक्ट पूछने लगे आपसे तो आप 47% का भी ध्यान रखेंगे। अब लोम सॉइल हो गया, अब सिल्ट लूम। गाद दोमट, गाद दोमट, इसमें हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा आपका गाद दोमट में 55 से 50 से 58%, 50 से 58 ना लिखें, 55 से 58% आपका सिल्ट मतलब गाद दोमट में। अब बात आती है क्ले या मृतिका, ये थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकता है, ये इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप जिसको याद रखना ये भी, ये सब आप अपने हिसाब से अपनी जगह पे लगभग थोड़ा बहुत किसी किताबों में बैरी हो सकते हैं, वैसे एक्यूरेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मृतिका में अगर हम देखें तो मोर देन 60 या 60%, 60% या 60% से अधिक क्ले मृदा में रंध्रावकाश होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, सबसे जरूरी है इसको याद रखना और इसको याद रखना। बाकी आप बस ये चार हैं, वैसे चारों याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन आप दोमट का और क्ले का यही याद रखो। सामने अगर स्क्रीन पे ही देखते याद हो जानी चाहिए कि 47% इसको याद रख लो दोमट मृदा में, और क्ले मृदा में 60 या 60% से ज़्यादा की हम बात कर लेते हैं। इतनी बातें हो गई हैं। आज हमने सोलर पोरोसिटी पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन और बनता है, हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कभी कभी बन जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या बनता है। मैं बता दूंगा कि उससे क्वेश्चन क्या बनता है और उसका महत्व क्या है, क्यों महत्व है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट का। रेट का मतलब दर देख ही रहे हैं, शब्द भी लिखा है, तो हम इसे हटा रहे हैं। ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की हम बात करते हैं। अगर फुल फॉर्म आ जाए ODR का तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ठीक, अब ऑक्सीजन का महत्व आपको तो पता ही है कितना महत्व है। साहिल जितने भी वर्तमान में जितने भी लाइफ है सबके लिए ऑक्सीजन जरूरत है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। हम बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि जीवन से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का थोड़ा ख्याल रखेंगे। मैंने बोला जीवन से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है, न कि ऑक्सीजन से जीवन की उत्पत्ति। क्यों? जब ये पृथ्वी बनी थी, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ये पृथ्वी बनी थी उस समय कुछ बहुत माइक्रोब्स हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे जीव हुआ करते थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह। इनमें प्रकाश संश्लेषण इन्होंने किया और ऑक्सीजन रिलीज हुई वहां से। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि ऑक्सीजन की वजह से जीवन में क्रांति आई है। मतलब ये बायोस्फीयर बना है ऑक्सीजन की वजह से, सबसे तेजी से बायोस्फीयर का विकास हुआ ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अगर ये कोई कह दे कि ऑक्सीजन की वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई तो डेट्स रॉन्ग। हाँ, लेकिन जीवन की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति जरूर हुई है। जीवन आने से ही ऑक्सीजन आया है, ये क्लियर है। मतलब वैज्ञानिक प्रमाणों में कुछ सिद्ध हुआ है। ये सभी बातें तो मान लो काल्पनिक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे हुआ, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों में कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसकी वजह से हम बातें करते हैं। तो हम आते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट पे, क्योंकि ये हम जिसे प्राणवायु के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी, हमारे लिए सारे प्लांटों के लगभग प्लांटों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं। तो अब मृदा में क्या होता है ये पहले ये देख लें। मृदा में उपस्थित, मृदा में शब्दों को भी सुनते रहेंगे, सिर्फ यहां मत ध्यान देंगे कि अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी हिंदी हम दोनों लिखेंगे। मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के बीच, और वायुमंडल
ऑक्सीजन की मात्रा के बीच जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मृदा में जितना ज़्यादा होगा उतना ही फसलों के लिए और माइक्रोब्स के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस बात का भी थोड़ा गौर फरमाएंगे। अब बाकी तो मुंह ना बनाएं, अपना देखते रहें। अब हम बात करें कि ये बातें हो गई, अब शब्द आ गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? सारी बातों को क्लियर करते रहना। डिफ्यूजन क्या है? पढ़ा भी होगा कि गैस के पार्टिकल रन करते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो अधिक सांद्रता से, इसकी परिभाषा को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। अगर गैस पार्टिकल्स हैं तो देखा होगा कभी फॉग वगैरह लगाता होगा, डेनिम वगैरह का, या अपने हिसाब से जिसका भी सेंट तुमने छोड़ा, कहीं लगाया, वो पूरे कमरे में गम गम महकने लगा। वो रीजन है डिफ्यूजन, क्योंकि वहां सांद्रता अधिक है और वो जो आपने वहां से वो लीक हुआ, वो जहां लो कंसंट्रेशन है उधर की तरफ भागना शुरू कर दिया, कम सांद्रता उधर भागना शुरू कर दिया और पूरे कमरे में महकने लगा। अगरबत्ती के केस में भी यही होता है, एक कमरे में जला दो पूरा कमरा गम 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 महकता है। खैर, और पता नहीं कैसे कहा गया ना, फूलों के पास रहते हैं फिर भी न जाने क्यों ये कांटे उदास रहते हैं। अब क्यों रहते हैं वो तो कांटे ही बताएंगे। खैर, आओ, सॉयल एयर तो हमने बता दिया। मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा और एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय उपस्थित हवा में ऑक्सीजन की मात्रा के बीच जो आदान प्रदान है, ये अपने आप में ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है। अब मृदा में ऑक्सीजन की कितनी, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु बताने जा रहा हूं मैं। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20.6%। सॉयल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 20.6%। वहीं एटमॉस्फेयर में लगभग 21%, 20.98 के आसपास होता है, लगभग 21% एटमॉस्फेयर में, और मृदा में 20.6% ऑक्सीजन होता है। क्लियर होगी बातें? इनको भी ध्यान रख लेंगे। अब इसको मापते हैं, जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड से पूछा जाए ओडीआर का मापन किससे किया जाता है? मेजरमेंट का है। मेजरमेंट किससे करते हैं? मेजर किसे करते हैं? इसे मेजर किसे करते हैं? तो अगर हम इसे मेजर की बात करें, इसका मापन कैसे किससे करते हैं? तो प्लेटिनम इसका मापन करते हैं, मतलब इसे मेजर करते हैं प्लेटिनम वायर या वियर, कहीं वायर पढ़ो, वायर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड, इससे इसको मापते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि अब किसका किसका कितना कितना होता है ओडीआर। अब बता दिया ओडीआर का क्या महत्व है। श्वसन अगर अच्छा ओडीआर होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट होगा सॉइल में, तो श्वसन मतलब जड़ें श्वसन अच्छा करेंगी, फसलों की जड़ें या पौधों की जड़ें। माइक्रोब्स अपने फैलेंगे, माइक्रोब्स भी अपने नंबर ऑफ माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जीवों के लिए अच्छा होता है जो सॉइल में है। अब ओडीआर कहाँ, मतलब रेंज क्या होता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट का मृदा में? सामान्य मृदा में ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मतलब ओडीआर का रेंज क्या होता है उसको देख लें तो ध्यान रखेंगे 22.9 गुणे 10⁻⁻8 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। 22.9 गुणे 10⁻⁻8 10 टू द पावर -8 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। टू से मतलब से, इतना से, और 39.5 गुणे 10⁻⁸ ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्लियर होगी बातें? ये इसका रेंज होता है मृदा में। हो गई। अब तीन चार और बिंदु हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बने हैं कहीं ना कहीं,
BHU में ICR में भी, इसलिए हम बात कर रहे थे इसकी, और क्या पता कहीं और भी पूछ लिया जाए, जमाना है, चलता रहेगा। तो ये बातें हो गई। अब फिर अगर ये कब घातक हो जाता है, अगर मृदा में ODR लेस देन 20 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 टू डी सॉरी लेस देन 20 इंटू 10 की पावर -8 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, यह अच्छा नहीं होता है। दिस इज नॉट गुड फॉर क्रॉप्स, यह अच्छा नहीं होता है, यह अच्छा नहीं होता है। अगर लेस देन है मतलब 20 से कम है, यहां इससे कम है तो। लेकिन कब बहुत अच्छा होगा, जब इसकी मात्रा सॉइल में मोर देन 40 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट है, तो यह फसलों के लिए या यह बहुत अच्छा माना, यह बहुत अच्छा होता है, यह बहुत अच्छा होता है। दिस इज गुड फॉर आवर क्रॉप्स। ये अगर है, ये ODR है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कब अगर सब कुछ जड़ें बंद हो जाती हैं वृद्धि करना, ग्रोथ करना, शोषण करना, अगर इतना है तो ये, और अगर इतना है तो बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन जनरली सॉइल में क्या होता है, ये होता है। जनरली सॉइल में क्या पाया जाता है, 22.22 से लेकर के 39.5 इतना के बीच ये पाया जाता है। ठीक, अब ध्यान रखेंगे। अब हम बता दें कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा ODR परसेंटेज किसका होता है, सबसे कम ODR प्रतिशत कितना होता है, किसका होता है, वो भी देख लें। फिर ये उसके बाद से नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सॉइल साइंस में रहा, हम लोगों ने सॉइल साइंस पढ़ने की इच्छा हुई तो सॉइल साइंस पढ़ा जाएगा। तो सॉइल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे ऊसर में मतलब अम्लीय मृदा और ऊसर मृदा के बारे में। उसके बाद से मृदा में कितने प्रकार के मृदा के वर्ग पढ़ेंगे, और भारत की मृदाएं, भारत और उत्तर प्रदेश की मृदाएं। बस इतने चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन बनने होंगे आपके बन जाएंगे। फिर हम लास्ट पढ़ा देंगे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खाद और उर्वरक, यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्रॉप्स, या तो फिर बीच में ही क्रॉप्स शुरू कर लेंगे, एक आध क्रॉप्स भी पढ़ते रहेंगे। खैर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता ना करेंगे। और जो भी एक आध सब्जेक्ट और बचे रहेंगे उनका पेपर फोकस कर लेंगे। खैर तो लिखेंगे, सब हेड लिखते चलेंगे। सबसे ज़्यादा ODR, सबसे ज़्यादा ODR सिंचित मटर का होता है। सिंचित मटर मतलब IRRI, इरिगेटेड पी का होता है, सिंचित मटर का होता है। वो कितना होता है उसको भी लिख लें, सिंचित मटर का होता है, लिख लेंगे वो कितना होता है, तो वो लिख लेंगे 39.5 गुणे 10⁻⁸ ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट, प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये सबसे ज़्यादा सिंचित मटर का इरिगेटेड पी का होता है। और सबसे कम ODR यहां भी लिख लेंगे, सबसे कम ODR धान का होता है। सबसे कम ODR धान का होता है, धान का होता है। ये मैं बता दूं, ये अब बस इसके बाद से हम लोग बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। यहाँ इसका होता है 22.1 इंटू 10⁻⁸ ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका ध्यान, सबसे कम धान का, सबसे अधिक सिंचित मटर का होता है। आज के लिए हम इतना रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम के बेसिस से अच्छा रहेगा, मैं वो कोशिश करूँगा वही पढ़ाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ध्यान रखें।